क्या है, तो एनर्जी में देखेंगे कि ऑल द एक्टिविटीज ऑफ नेचर कंट्रोल्ड बाय some form of energy, हिंदी में है कि प्रकृति के जो समस्त कार्य होते हैं ऊर्जा के द्वारा संचालित होते हैं। रिन्यूएबल मतलब जिसको रिन्यू किया जा सके, ठीक है। नवीकरणीय का मतलब जो है दोबारा से बना, हमेशा, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो एक तो ऊर्जा का ये स्रोत है। एक स्रोत क्या है, एक सोर्स ये है जो नॉन रिन्यूएबल है, जिसको हम दोबारा से, एक बार खत्म हो गई तो हम दोबारा नहीं ला सकते। तो ये जो हाइब्रिड पार्क जो एस्टैब्लिश किया गया है उसमें विंड एनर्जी का भी सोर्स है, और विंड एनर्जी के साथ साथ में आपने देखा होगा कि सोलर एनर्जी को भी साथ में लिया गया है, दोनों ही पार्क हैं। तो हाइब्रिड है। ग्रीन हाउस गैसेस का क्या हो चुका है, एक्सेस हो चुका है। और एक्सेस होने के ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए फायदेमंद होती है। कैसे होती है, क्योंकि जो अर्थ है वो अर्थ बहुत ठंडी होती है। बहुत ठंडी अगर अर्थ होगी तो उसमें हम रह नहीं पाएंगे। तो रहने लायक जो कंडीशन है, राइट, रहने लायक जो कंडीशन है वो ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसके द्वारा क्या हुआ है, ये पृथ्वी जो है रहने योग्य बनी है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हो गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो है इतना ज्यादा एक्सेस हो चुका है कि जो रेडिएशन आता है कहाँ से, सन से, राइट, अर्थ पर। तो अर्थ से क्या होता है कि रेडिएशन कुछ सारा तो हीट बजट जो है वो पूरा मिलता नहीं है। बहुत सारी जो कह सकते हैं रेड जो है वापस जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ये। तो उसमें जो इंफ्रारेड होती हैं, जिसको हम हिंदी में अवरक्त किरणें कहते हैं, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड क्या होती है कि जो वापस जाती हैं तो इनको जाने नहीं देती ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, उन इंफ्रारेड जो रेज होती हैं, जिसको हम हिंदी में अवरक्त किरणें कहते हैं, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने से क्या हो जाता है कि यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ता है। तो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं, वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, भू उष्मीय तापन, राइट, ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होंगे, राइट। उसके अलावा जो हमारा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। बहुत सारी मतलब जलवायु परिवर्तन की समस्या सामने निकल के आ रही है। अब उस जल की 1997 में, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में, कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया, जिसको 2005 से इंप्लीमेंट किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था क्योटो प्रोटोकॉल का, जो कि क्योटो कहाँ है, जापान में है। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि ग्रीन हाउस इमिशन को कम किया जा सके और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से क्या क्या किया जा सके, उनसे निपटा जा सके। प्रयास क्या किए जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें देखा होगा आपने SDG गोल्स जो है, SDG जो हमारे गोल हैं, उनको हम हिंदी में लक्ष्य कह सकते हैं, राइट। SDG गोल्स, ये आपको पता होगा, ये आपके 17 गोल्स हैं, ठीक है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो गोल नंबर 7 की बात यहाँ पे करेंगे। इसमें गोल नंबर 7 की बात करेंगे। इसमें क्या बात की गई है, गोल नंबर 7, लक्ष्य नंबर जो 7 है उसमें क्या बात की गई है, उसमें बात की गई है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। अगर कि यूनाइटेड नेशंस ने 2020, 2014 और 24 को जो डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ये डिक्लेयर किया हुआ है। ये जो दशक है ये सतत ऊर्जा सभी के लिए, सतत ऊर्जा सभी के लिए, ऐसा डिक्लेयर किया है। तो एक ये प्रयास हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ISA है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, या जिसको हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं, राइट। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है इसमें इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास है कि सोलर एनर्जी के लिए हम सबको मिलके जो है उसके लिए काम करना है। और सोलर एनर्जी का मतलब होता है कि हम अब फॉसिल फ्यूल को छोड़ के, फॉसिल फ्यूल की जगह हम
एक ऐसी एनर्जी को यूज करेंगे जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी अच्छा होगा। और यहीं पे बात की गई है, अगर आप देखेंगे तो यहीं पे बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, जिसमें वन सन की बात की है, एक सूर्य, वन वर्ल्ड, वन सन है बेटा, ये है वन सन, वन वर्ल्ड, उसके बाद वन ग्रिड। ये एक ऐसा ड्रीम है, एक सपना है जो जल्दी से पूरा हो। तो उसमें ये बात की गई है कि देखिए पूरे हमारे इकोसिस्टम के लिए अगर एनर्जी का जो स्रोत है सूर्य है, और सबसे खास बात ये है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में सूर्य जो है हमेशा रहता है, 300 दिन तो कम से कम रहता ही रहता है, बरसात के दिनों को अगर छोड़ दें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये देश किसी भी तरीके से सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाते हैं और एक ग्रिड बना लेते हैं, ग्रिड तो आपको मालूम होगा जैसे बिजली की सप्लाई होती है, एक ऐसा ग्रिड बना लें जिसमें कनेक्टिविटी बना लें, तो सोलर एनर्जी के द्वारा जो है हम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसे देशों को भी हम सप्लाई कर सकते हैं जिनको इनकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हुई हैं इसके लिए, राइट, सौर ऊर्जा के लिए या सोलर एनर्जी के लिए, उनको मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे कि चूंकि समस्या जलवायु परिवर्तन की है, क्लाइमेट चेंज की है, तो पूरी दुनिया, भले ही अमेरिका पीछे हट रहा है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से, लेकिन बाइडेन साहब से हम ये उम्मीद जताते हैं कि वो उनका प्रतिबद्धता है या कमिटमेंट है कि वो सोच रहे हैं कि वो इस डायरेक्शन में काम करेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम भारत की बात करते हैं कि भारत के एफर्ट्स क्या हैं। उसने, भारत ने, अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले भारत ने अपना एक मिशन चलाया था, भारत ने अपना एक मिशन चलाया था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, ये स्टार्टिंग भारत के जो प्रयास है मैं उनको बता रहा हूं। ये 11 जनवरी 2010 को शुरुआत की गई, इसकी स्टार्ट किया गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि भारत सरकार जो है इतनी कमिटेड है कि भारत सरकार ने एक अपना एक्शन प्लान लाया, जलवायु परिवर्तन के लिए जो कार्य योजना जो है, जलवायु परिवर्तन के लिए जो कार्य योजना है, एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट, एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में आया है। एक्शन प्लान जिसमें 8 मिशन है, मैंने आपको पढ़ने के लिए बताया था, आप लोगों को याद होगा, असाइनमेंट मैंने आपको दिया था कि एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 जो है लाया गया। इसको हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए जो है, जो भारत सरकार के द्वारा एक्शन प्लान दिया गया। इसी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो चूंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि नेशनल सोलर मिशन जो है, नेशनल सोलर मिशन की बात की गई है। राष्ट्रीय जो सौर मिशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार का आप प्रोग्राम देखेंगे तो ये भारत सरकार की तरफ से किया गया एक प्रयास है। आप देखेंगे कि भारत में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे हम कोचीन कहते हैं, कोची भी कहते हैं, ये केरला में है। कोचीन केरला में जो ये एयरपोर्ट है, विश्व का ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरीके से सोलर बेस्ड है। तो ये एक अचीवमेंट है भारत का। अगर हम देखेंगे कि एक यूटी है भारत में, एक यूटी है भारत में, राइट, जिसको आपको पता होगा, द्वीप जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो
यूटी है, इस यूटी में आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से सोलर पे बेस्ड है। ये पूरी तरीके से सोलर पे बेस्ड है, ठीक है, सोलर पे बेस्ड है। द्वीप बोलते हैं, दमन द्वीप जिसको बोलते हैं, तो द्वीप जो है ये सोलर बेस्ड है टोटली। ये भारत की तरफ से किए गए प्रयास हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एक पोर्टल बनाया गया है सरकार की तरफ से, जिसका नाम है अक्षय ऊर्जा पोर्टल। अक्षय ऊर्जा पोर्टल, तो ये भी एक प्रयास है सरकार का। एक पोर्टल और है जिसका नाम है IRIX पोर्टल है, ये भी सरकार का एक प्रयास है। उसके बाद आप देखेंगे कि अभी हाल में जिस तरीके से कुछ सोलर प्लांट भारत में लगाए गए हैं, तो हम पहली शुरुआत करते हैं कि भारत की, चूंकि हम भारत के प्रयास की बात कर रहे हैं, तो भारत में एक जगह है पावागढ़, ये कर्नाटका में है। अगर आप देखेंगे तो ये कर्नाटका में है। ये कह सकते हैं कि पूरे दुनिया का एक लार्जेस्ट सोलर पार्क है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये पावागढ़ में। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसी तरीके से सरकार ने जो दूसरा प्रयास किया है, उसमें मध्य प्रदेश, MP में एक सोलर पार्क पहले ही सरकार बना चुकी है। ये कह सकते हैं कि जो पार्क है, आपको मालूम होगा, ये रीवा में है, मध्य प्रदेश के रीवा में है, जो कि सोलर पार्क है। और ये जो सोलर पार्क है, ये भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा, उस जरूरतों को पूरा करेगा। उसके बाद आपको मालूम होगा MP रीवा के अलावा भारत में रेलवे ने भी मिशन अपना चलाया है नेट जीरो। अगर हम देखेंगे तो भारत में रेलवे ने एक नेट जीरो जो कैंपेन चलाया है या टारगेट डिसाइड किया है रेलवे ने कि नेट जीरो 2030 तक करेगा, कार्बन इमिशन रोकेगा। इसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है रेलवे में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो रीवा में मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको MP रीवा में बताया है, इसके साथ एक सबसे खास बात है कि एशिया का लार्जेस्ट है ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एशिया का लार्जेस्ट है ये रीवा में जो बना है। ये 750 मेगावाट जो है एनर्जी देगा। और जो कार्बन इमिशन होता है, क्योंकि हम सब लोग ये चाह रहे हैं कि कार्बन इमिशन ना हो, तो रीवा में जो कार्बन इमिशन होगा, मतलब 15.7 जो लाख टन है जो कार्बन का इमिशन होगा, उसको रोकेगा। ये 15.7 लाख टन जो है कार्बन का जो इमिशन होगा, इसको रोकेगा वो।
अगर आप देखेंगे कि अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कक्ष है वहां पर एक जगह है, आपको मालूम होगा, खावड़ा कक्ष में अभी हाल में पूरी दुनिया का वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिन्यूएबल जो एनर्जी पार्क बनाया गया है, ये अभी इनोग्रेट किया है। ये हाइब्रिड फॉर्म में है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आपका विंड एनर्जी है वो भी होगा, प्लस सोलर एनर्जी पार्क भी होगा जिसमें सोलर पैनल की बात की गई है। तो इस तरीके से चूंकि हाइब्रिड इसको क्यों कहा गया है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सोलर पे बेस्ड है और ये विंड पे बेस्ड है जिसको हम पवन कहते हैं, पवन ऊर्जा, और ये सौर ऊर्जा है। यहाँ जो ये पार्क बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है, इसकी खास बात यह है कि एक सिंगापुर जैसे शहर के बराबर है ये, सिंगापुर के देश के बराबर है ये, बहरीन जैसे देश के बराबर है ये 72,600 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये। अगर हम कहेंगे तो भारत के एक छोटे राज्य के बराबर है ये। भारत जिस डायरेक्शन से आगे बढ़ रहा है सोलर के फील्ड में, अगर आप देखेंगे तो भारत की जो कुल टोटल जो एनर्जी कैपेसिटी है, जो भारत की कुल ऊर्जा क्षमता है, एनर्जी कैपेबिलिटी, उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, नवीकरणीय ऊर्जा, 136 गीगावाट है इस समय। टोटल एनर्जी में हम रिन्यूएबल एनर्जी इस समय जो जनरेट कर रहे हैं, कैपेबिलिटी हमारी है 136 गीगावाट है, जो कि टोटल ऊर्जा के 36% है ये। हमने इसको और बढ़ाने का टारगेट भी किया है, जिसको मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हम भारत की स्थिति के बारे में देख रहे हैं। आप देखेंगे कि भारत की जो आज स्थिति है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो उसमें भारत का 4th रैंक है, 4था स्थान है भारत का रिन्यूएबल एनर्जी में। और मैं मोदी जी की स्पीच सुन रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि 6 साल के दौरान हमने रिन्यूएबल एनर्जी में 16 टाइम्स प्रोग्रेस किया है, हमने 16 गुने बढ़त हासिल की है। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस कैपेबिलिटी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का टारगेट ये है कि लक्ष्य ये है कि 2030 तक हम 36 को 40% कर देंगे।
और 60% जो है वो 2035 तक हो जाएगी, जो मैं लक्ष्य अभी आपको बता रहा था। तो इस तरीके से भारत की जो स्थिति है आज काफी अच्छी है। ये भारत का इस डायरेक्शन में किया गया प्रयास के आउटकम्स आपको दिख रहे हैं, नतीजे आपको दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो ये साबित करती हैं, वो ये बताती हैं कि भारत की स्थिति आज काफी अच्छी है। अगर हम रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे तो उसमें, चूंकि हम भारत के स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो बिना रिपोर्ट्स की बात अधूरी होगी। तो उस रिपोर्ट्स में हम देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है जलवायु परिवर्तन, जो कह सकते हैं कि प्रदर्शन जो हमारा हुआ है उसकी जो सूची है, उसमें भारत टॉप 10 में है। ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दिखाता है। टॉप 10 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, कि भारत की पोजीशन काफी अच्छी है, भारत टॉप 10 में है। अगर हम और भी रिपोर्ट की बात करेंगे, एक रिपोर्ट जिसको क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में अगर मैं बात करूंगा तो 104 देशों में भारत का स्थान पहले 3 देशों में है। टॉप 3 कंट्रीज में भारत आता है 104 में। ये मोदी जी की स्पीच जो वो दे रहे थे, उससे मैंने इस पॉइंट्स को लिया है। तो आप देखेंगे कि भारत की जो पोजीशन है, लगातार सभी रिपोर्ट्स में भारत ने जो प्रयास किए उस डायरेक्शन में भारत ने भारत की एक स्कीम है जिसको आपको बताना ही होगा, PLI स्कीम है। जो ये PLI स्कीम है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए है, आप सोचेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग की बात इसमें क्यों हो रही है, इससे इसका क्या लेने देना है। बैटरी, सोलर पैनल, वो सब जो बनाने हैं, राइट, उसको इंसेंटिव देने का काम है, उनको प्रमोट करने का काम है। तो इसलिए हम इस चीज को इससे जोड़ना ही है। भारत ने जो प्रयास किए हैं, इससे भारत को फायदे क्या क्या है। अगला प्रश्न ये उठता है कि भारत के एडवांटेज क्या है, क्या फायदे हैं, मेरिट्स क्या है। पहला फायदा तो ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी, राइट, हमें उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाना है। जिस तरीके से हम हवा, पानी, सब चीजों को बेकार कर रहे हैं, अगर आगे आने वाली जनरेशन को चीजें नहीं प्राप्त होंगी तो ये बहुत गलत होगा। अभी से मतलब हमें बार बार वार्निंग मिल रही है, चाहे वो पेंडेमिक के रूप में मिल रही है, कोविड-19 के रूप में मिल रही है। अभी भी सुधरने का मौका है, हम सुधर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में भारत जो काम कर रहा है, तो पहला तो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है, ये पर्यावरण सुरक्षा है। ये मुझे लगता है भारत के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए है।
भले ही दुनिया ने कॉन्ट्रैक्ट न लिया हो, फिर भी हम अपने यहाँ की हवा पानी को तो सुधार सकते ही हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। प्रदूषण के स्तर पर भी मैंने आपको बताया था कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कम से कम 100 सिटीज को अभी लिया गया है, जिसमें उनके हवा पानी को सुधारना है, हवा को सुधारना है, एयर क्वालिटी अच्छी करनी, इंप्रूव करनी है। तो उसी डायरेक्शन में ये जो प्रोग्राम है, पर्यावरण की सुरक्षा इससे होगी। और मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में कहा था कि ये एनर्जी जो है ये श्योर है। मैं उनके शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। 3 चीजों का उन्होंने जो है यहाँ पे बात की थी। प्योर है, श्योर है, हमें एनर्जी सिक्योरिटी प्राप्त। और एक सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्क यहाँ पे लगाया गया है, बनाया गया है, ये पार्क, ये करीब 9 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। मतलब 9 करोड़ पेड़ लगाने के बाद जो हमको फायदा होगा सर वो आपका आवाज कट गया था एक्चुअली। क्या बेटा, सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है सभी को? हाँ सर। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये मैं एडवांटेज के बारे में बता रहा हूँ कि इसके फायदे क्या है, मेरिट्स क्या है, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज दुनिया जो है जलवायु परिवर्तन की समस्या से गुजर रही है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इन्वायरमेंट की सिक्योर बनाएं, उसकी सिक्योरिटी करें, उसकी सुरक्षा करें। और जैसा कि हम लोगों की जो कल्चर है, वैल्यूज हैं हम लोगों के भारत के, वो ये है कि पर्यावरण को हम पहले से पहले ध्यान रखते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने जो ये प्रयास कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क जो बनाया है, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 9 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। ये 9 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रीज होते हैं, ये जो नॉइज पोल्यूशन होता है उसको रोकते हैं। ध्यान रखना, पेड़ों की सुरक्षा क्या है कि पेड़ जो है नॉइज पोल्यूशन को रोकते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये उनकी खास, मतलब ग्रीन हाउस का जो इमिशन होगा वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ होंगे तो हमारे जो पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो नहीं बढ़ेगा। तो 9 करोड़ पेड़ लगाना, उसके बदले रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाना अपने आप में पर्यावरण के लिए लिया गया बहुत बड़ा स्टेप है ये। और पर्यावरण की सिक्योरिटी तो होगी ही होगी साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ जो है आप देखेंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी भी है। भारत की जो ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो भी हम पूरा करेंगे, ऊर्जा के दृष्टिकोण से, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर हम क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो एकदम समाप्त होने वाले हैं, वैसे भी हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि इनके कारण समस्याएं ज्यादा हो रही हैं, प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, इसलिए हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये श्योर है और प्योर है और सिक्योर है। इससे सबसे खास बात ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये गुजरात में जहां सेटअप किया गया है, ये कच्छ रीजन है। और ये गुजरात के कह सकते हैं कि जो कच्छ रीजन है, आपको पता होगा कि 2001 में भूकंप आया था यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा एरिया। और भूकंप के कारण यहाँ जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हानि हुई थी, लॉस हुआ था, जान माल का नुकसान हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारी जो जमीन है, लैंड है, वो बैरन लैंड है। बैरन लैंड का मतलब होता है कि जो बंजर भूमि है, जिस पे कोई खेती नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया कि सिंगापुर बहरीन के बराबर है। तो इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े एरिया में इतना बड़ा पार्क लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा कह सकते हैं चुनौती तो है ही, साथ साथ में हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है। इससे फायदा ये होगा कि हम सोलर
कह सकते हैं एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बंजर भूमि है उसका भी हम यूज कर रहे हैं। देखिए आप, इससे एडवांटेज ये है कि हमारी जो पाकिस्तान बॉर्डर जो साथ में है उससे उसकी सुरक्षा भी बढ़ेगी, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और सिक्योरिटी के साथ साथ आप देखेंगे कि वहां जो एग्रीकल्चर है, वहां के जो किसान हैं, वहां के जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को बिजली मिलेगी जब सोर्सेज उनके घर के पास में ही है, तो इसका फायदा तो सबसे पहले उनको ही मिलने वाला है, इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा, एग्रीकल्चर को फायदा मिलेगा, जो विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, लाइट हमेशा रहेगी, परमानेंट रहेगी, अच्छी बात है। और चूंकि वहां सेटअप क्यों किया गया, देखिए उसकी कंडीशंस देखिए, क्योंकि वहां जैसे मैंने बताया कि गुजरात में जो है हमेशा लाइट रहती है, प्रकाश रहता है, राइट, ऊर्जा गर्म काफी, सूर्य जो है जैसे मैंने बताया कि भारत में 300 डेज रहता है, तो इसका फायदा हम लोग ले सकते हैं। और ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, राइट। और यहाँ पे करीब 1 लाख रोजगार भी क्रिएट होंगे, ऐसा माना जा रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे यहाँ पे वो 1 लाख के आसपास होंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको बताया। वैसे देखा जाए तो कि जो हम बैरेल लाइन को यूज कर रहे हैं, पर्यावरण के फायदे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बताया, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि क्या हमारे एडवांटेज हैं, तो आप मुझे लगता है निश्चित रूप से लिख सकते हैं। और भारत के टारगेट्स क्या क्या हैं इस डायरेक्शन में जो भारत स्टेप्स ले रहा है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भारत ने सबसे पहले तो कह सकते हैं 2022 तक का, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भारत का 2022 तक का जो टारगेट है 175 गीगावाट का है, 175 गीगावाट का है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि उस पर शिफ्ट होने की बात है। और 2030 तक हम 2030 तक हम 450 गीगावाट पे शिफ्ट हो जाएंगे हम, ऐसा टारगेट है, ऐसा लक्ष्य है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2050 तक हम लोग जो हैं वो पूरी तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएंगे। 2050 तक हम पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर हम शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा लक्ष्य है। और लक्ष्य ये भी है कि 2040 तक जो है हम वो कोयले को फेज आउट कर देंगे, उसको हम हटा देंगे। तो ये भारत की कुछ प्रयास हैं जो मैंने आपको बताया। और जैसे मैंने आपको बताया, भारत की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो जो प्रोडक्शन कर रहा है भारत सोलर एनर्जी की फील्ड में, जिसमें मैं आपको बताया कि 36% के आसपास जो है अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी उत्पादन क्षमता के लिए। और 2030 तक जो है ये 40% होगा, और उसके बाद 35 तक हम 40% टोटल एनर्जी में हम इसको लक्ष्य निर्धारित हमने किया है। हम नीति आयोग की भी बात कर लेते हैं। जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग जो है, टारगेट्स रिपीट करेंगे, टारगेट्स। हाँ, टारगेट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो टोटल एनर्जी कैपेसिटी है, जो हम एनर्जी आज उत्पादन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें 36% जो है वो आज का हमने स्टेटस प्राप्त कर लिया है सोलर के ऊपर। और 2030 तक हम लोग 40% पे शिफ्ट हो जाएंगे, और 2035 तक हम लोग जो है वो 40% पे 60% पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों का लक्ष्य है। और पूरी तरीके से कंप्लीटली हम लोग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होंगे 2050 में। और 2040 में हम कोयले को हटा देंगे, कोयले का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सरकार के लक्ष्य हैं। और इसी सरकार के लक्ष्यों के साथ साथ जो है, जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने अपना एक विजन बनाया है, विजन लेके आ रहे हैं वो लोग, और विजन उनका जो है 35 होगा, 2035 ऐसा विजन है। और ये जो विजन नीति आयोग का होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है,
जो आपको याद रखना चाहिए, ये जो विजन है 2035, ये अचीव करता है टू अचीव इंडियाज क्लीन एनर्जी गोल्स। इंडिया के जो क्लीन एनर्जी गोल्स होंगे उनकी बात करता है ये नीति आयोग का विजन 2035। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है भारत इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा हुआ है और भारत लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने सब प्रयास कर रहा है तो भारत के लिए कुछ चैलेंजेस नहीं होंगे। आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से चुनौतियां तो आती ही हैं। तो ये जो चैलेंजेस इसमें हम देखेंगे, तो देखिए क्या होता है कि जब हम सोलर की बात करते हैं, आज हम सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो सोलर दो तरीके से लगते हैं। सोलर का हम जो यूज कैसे करेंगे, देखिए मान लिया फॉर एग्जांपल आप अपने घर में सोलर लगा रहे हैं, राइट, आपने पैनल लगा लिया ऊपर, तो पैनल आपने लगा लिया और पता चला कि जिस दिन आपने पैनल लगाया उसी दिन से सूर्य भगवान नाराज हो गए, और 15 दिन से तो वो मान लिया आपने बरसात में लगाया और बरसात में लगा 10 दिन से बरसात हो रही है। तो क्या आप चैलेंज समझे इस बात का, क्या चुनौती होगी? तो एक ये चुनौती है, राइट, कि बरसात में क्या होगा। दूसरी चुनौती ये है कि आप जो बिजली आज यूज करते हैं, दो तरीके से यूज करते हैं। या तो आपका इंडिपेंडेंट हो कि मतलब आपने पैनल लगाए और आप ही उसको यूज कर रहे हैं। अगर अभी आपकी लाइट जाती तो पड़ोसी से पूछते हैं लाइट आ रही कि नहीं आ रही, तब आप पड़ोसी से नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको खुद पता होगा कि मेरी लाइट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि आपने पैनल लगाए अपने घर पे और आपके यहाँ की लाइट खराब होगी। तो एक तरीके से पोल होगा और पोल पे लाइट होगी। अगर हम किसी गांव में बिजली लगाते हैं तो वहां पे क्या करेंगे कि गांव में ही हम पैनल लगा देंगे और गांव में ही उसी से बिजली आएगी, सोलर पैनल चार्ज होंगे और उसी से बिजली जो है, देखो उसी से बिजली बनेगी, वो उसको यूज करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए ग्रिड बनाया जाए, जैसे मान लिया गुजरात है, राइट, गुजरात में इतना सोलर पैनल बनाए गए हैं, आपको मैंने बताया उसका कितना, बताया उसका कैपेसिटी कितना है। यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पार्क बना है उसकी कैपेसिटी कितनी है, आपको लिखाया था मैंने कि बेटा काबा में जो ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो पार्क है उसकी क्या क्या कैपेसिटी है, वर्ल्ड का जो बिगेस्ट है, क्यों बेटा? 30 गीगावाट 750 है क्या? 30 30 क्या 30 गीगावाट गीगावाट। ठीक है। तो 30 गीगावाट की जो कह सकते हैं हमने जो टारगेट किया है यहाँ पे अपने गुजरात में, तो यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये ग्रिड होगा, राइट, जिस ग्रिड से जो है बिजली आएगी और ये फिर बिजली सप्लाई की जाएगी। तो आपने बिजली सप्लाई को देखा, तो बिजली सप्लाई जो है वो एक तो इंडिपेंडेंट हो रही है, राइट, आपके लिए हो रही है, और या फिर ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। तो ग्रिड के साथ इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, ये एक चैलेंज है। समझे होंगे मुझे लगता है मेरी बात को। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस मैंने आपको बताई, दूसरे मैंने आपको ये ग्रिड से जोड़ने वाली बात बताई कि उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। उसके बाद एक सबसे खास बात ये है कि क्या होता है कि जब कोई चीज नई नई होती है तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, ज्यादा कॉस्ट होता है। स्टार्टिंग में जब मोबाइल वगैरह आए थे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी, एक आम आदमी उसको नहीं खरीद सकता था। लेकिन बाद में रिलायंस ने 500-500 रुपए मोबाइल में देखे लोगों को कचरा कर दिया मोबाइल का, तो हर आदमी मोबाइल रखने लगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहना मैं ये चाहता हूँ कि कॉस्ट जो फैक्टर है अभी उसको देखना होगा। ये एक चैलेंज है कि लोगों को कम कॉस्ट पे कैसे बिजली दी जाए। कि मान लिया आपको सोलर से क्या करना है, आपको तो भाई जो बिजली सस्ती मिलेगी वही आप लेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। तो ये दूसरा चैलेंज है। सबसे खास बात ये भी कि इसके लिए एक 24/7 पावर सप्लाई कैसे की जाए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बिजली सप्लाई करना 24/7 होता है, ऐसा तो थोड़ा नहीं कि आपने 3 घंटे बिजली सप्लाई कर दी उसके बाद बोल दिया दैट्स इट, ऐसा नहीं है।
स्टोरेज को लेके है, स्टोरेज को लेके बहुत बड़ी दिक्कत है कि इसका कैसे इसको स्टोर करना है, क्योंकि बिजली को अभी तो बिजली ठीक है बढ़ रही है, सप्लाई हो रही है, इसको आप स्टोरेज कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि जो बैटरी होती है, बैटरी बैटरी जानते होंगे आप लोग। जैसे मान लिया आपके पास एक छोटा सा स्टोरेज होता है, इन्वर्टर जानते हैं आप लोग, इन्वर्टर लगाते हैं आप लोग घर में, तो क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है तो आपकी बैटरी में स्टोर रहता है, और जितना स्टोर रहता है उस हिसाब से आपकी बिजली चलती रहती है। इन्वर्टर जिसको बोलते हैं उस पर बैटरी चार्ज होती है। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी। देखो आप उसके लिए फिर आपको उसी तरीके के सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी, उसी तरीके के टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, उसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अभी हम जो निर्भर हैं कुछ देशों पे निर्भर है, ऐसी बात नहीं कि भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन इस फील्ड में जो है चाइना पर डिपेंडेंसी हमारी, कह सकते हैं हमारी नहीं, बहुत सारे देशों की है, क्योंकि चाइना इस चीज को बहुत ज्यादा सप्लाई करता है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत हमको ये देखना होगा कि ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए भारत में होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपको पीएलआई स्कीम बताई है, ये इसी के इर्द गिर्द है। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की, सोलर पैनल की बात की मैंने आपको, बैटरी की बात की, बरसात के मौसम की बात की मैंने आपको। उसके बाद क्या होता है, कोई भी स्कीम्स तो हम बना लेते हैं, ये तो एक सही बात है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी हैं उसके, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके फाइनेंशियल कह सकते हैं फाइनेंशियल उसके चैलेंजेस भी होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियां होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आगे ना बढ़े। वे फॉरवर्ड क्या होगा, आगे का रास्ता क्या होगा, क्या करना चाहिए हमें। तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर हम 2050 तक, या मतलब हमने जो डिसाइड किया है कि 2050 तक हम फॉसिल फ्यूल से जो है हम सोलर पर शिफ्ट होंगे या रिन्यूएबल एनर्जी पे हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को हमें समाप्त करना है, उसको फेज आउट करना है। समाप्त करने का मतलब नहीं कि वो सारा यूज कर लेना है, मतलब उसको उससे दूरी बना के रखनी है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो भारत में पहली बात तो ये है कि भारत में बहुत सारी जगह ऐसी है आज जो कि बेकार पड़ी हुई है, जिसको हम बंजर भूमि कहते हैं, और इंग्लिश में उसको बैरन लैंड कहते हैं। तो ऐसी जगह पर ऐसी जगह पर और देखा जाए कि वो पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे है, जहाँ सूर्य की जो एनर्जी है उस हिसाब से आती है, और सूर्य की जो एनर्जी आती है वो तो ठीक ही है, साथ साथ में वो बैरन लैंड कहाँ पर है ऐसा सर्वे किया जाए, देखा जाए। और मुझे लगता है कि 10 और पार्क ऐसे स्टैब्लिश करने चाहिए भारत में, जिससे कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकें। हमें जर्मनी से सीख लेना चाहिए, जर्मनी जो है इस मामले में बहुत आगे है हमसे। हम सिर्फ सोलर पे ही भारत में और भी कह सकते हैं कि सोर्सेस है एनर्जी के, जो मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस बताए, देखो टाइडल बताया था मैंने आपको दिखाए थे, विंड एनर्जी लिखा है, तो हमारे पास हाइड्रो पावर लिखा है। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। इस तरीके से अगर हम थोड़ा थोड़ा सब चीजों फोकस करेंगे तो हम इस टारगेट को जल्दी अचीव कर पाएंगे, समय से पहले भी कर सकते हैं। और थोड़ा हाइड्रो पावर को हमें पुश देने की जरूरत है, उस पर भी हम शिफ्ट हों। भारत में पानी की बहुत कह सकते हैं एक्सेस है कहीं कहीं पे, तो किसी किसी स्टेट में। और मुझे लगता है इस मामले में हम लोग नेपाल और भूटान से काफी मदद ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रो पावर जो हमारे रिलेशन है भूटान के साथ में, मैं आपको उस दिन भी बता चुका था, काफी अच्छे हैं भूटान के साथ में। तो हम भूटान के साथ में भी इस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, इस डायमेंशन में नेपाल और भूटान से मदद ले सकते हैं और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ये मेंस में पूछा जाएगा, जीएस थर्ड पेपर में। प्रीलिम्स रिलेटेड भी चीजें मैंने कंप्लीट की हैं, उसके साथ में जो भी चीजें महत्वपूर्ण हैं हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। गिव एन अकाउंट of the current status
of the current status and the targets to renewable energy sources in the country. TRY है कंट्री। यह प्रश्न है आपके लिए, हिंदी में बताता हूं। हिंदी में क्या प्रश्न है ये? देश के नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में वर्तमान स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण दीजिए। (250 शब्दों में लिखना है इसको। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आप कंफर्टेबल होंगे प्रश्न को समझने के बाद। और ये प्रश्न IAS 2016 में शायद पूछा गया है, 2016 में शायद पूछा गया है।